हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। जैसे कि आपको मालूम है 24 अगस्त 2024 यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर शिफ्ट सेकंड, ये पेपर हम बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराने जा रहे हैं। और ये पेपर हमारा शिफ्ट सेकंड का है 24 अगस्त 2024 का। यूपी पुलिस का जबरदस्त सॉल्यूशन आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और ऐसे ही हमें एग्जाम के लिए सॉल्यूशन करने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अरुण ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदी और फिर उसे 920 रुपये में बेचा। तो यानी कि यहाँ पर यह लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चन है। वस्तु खरीदी उसने 800 रुपये की, फिर उसने उसको बेचा। देखिए सिंपल तरीके से हो जाएगा, सिंपल सा सवाल है ये। 920 में बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना। तो देखिए लाभ यानी क्रय मूल्य जब 100 होता है, 100 के अकॉर्डिंग आसान हो जाता है बताना। तो लाभ या हानि यहाँ से आसान हो जाएगा। लाभ बताना है क्योंकि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा है, अतः लाभ है। देखिए 8 से मैंने इसको काटा, 100 बना लिया मैंने इसे, 8 एकम 8 और 2 जीरो। और 100 के अकॉर्डिंग लाभ हानि आसानी से बताया जा सकता है, इसलिए मैंने 8 से डिवाइड किया इसको 100 बार। फिर 8 से इसको डिवाइड किया जाएगा, 8 एकम 8 12, 8 एकम 8 और 4 8 पंजे 40। क्लियर, बस हो गया। देखिए 100 के अकॉर्डिंग 115, तो 15% का लाभ होगा। क्लियर है, यही देखिए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 15% का लाभ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। देखो आप ऐसे सिंपल तरीके से कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन आप आसान बना सकते हैं। देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान बना सकते हैं आप, बस आपको छोटे मोटे पॉइंट और थॉट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। देखिए खंबे को, आदमी को, पेड़ को अगर पार करती है तो वह अपनी दूरी पार करती है। तो अपनी दूरी पार करने में उसे 15 सेकंड का समय लगता है। लेकिन जब वह किसी पुल को, प्लेटफॉर्म को या सुरंग को पार करती है तो वह दोनों की दूरी जोड़ी जाती है, तब वह पुल या प्लेटफॉर्म या सुरंग पार होता है। तो यहाँ पर यही बात है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन, तो ट्रेन की चाल यहाँ पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि अगर चाल 18 के पाड़े में आ जाए, एक साइड में 18 का पाड़ा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 दूनी 36, 38 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, तो दूसरी साइड में 5 का पाड़ा, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। ऐसे हम चाल को डायरेक्ट बना सकते हैं। देखो यहाँ पर 18 पंजे 90 है, उधर 5 पंजे 25 है, तो 25 मीटर प्रति सेकंड रेलगाड़ी की चाल है। और आप ऐसे भी बना सकते हैं मीटर प्रति सेकंड में 5/18, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, डायरेक्ट भी बना सकते हैं आप। तो हमें मालूम हुआ है रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, बट मीटर में 25 मीटर प्रति सेकंड है। और वह 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेती है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 600 मीटर लंबे को केवल इतनी दूरी को पार करने में, ये हो गया हमारा 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कितने समय में पार करते हैं। 25 दूनी 50, 10, 25 चौका 100, 24 सेकंड। लेकिन 24 सेकंड में केवल इतनी दूरी पार होती है। अगर वह पूरे पुल को पार माना जाए तो ट्रेन अपनी दूरी को भी पार करती है, तभी ट्रेन द्वारा पुल पार माना जाता है। तो यहाँ पर अपनी दूरी को वह 15 सेकंड में पार करती है। देखिए तो 15 और 24 जोड़ेंगे, 39 सेकंड में 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म या पुल रेल द्वारा पार किया जाता है। देखिए सिंपल तरीके से 39 सेकंड आ गया क्वेश्चन का आंसर। चलिए देख लेते हैं 39 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर आता है 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए इक्वल टू इक्वल हर जगह, यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल ही है क्योंकि मैंने बटे में रख के काटा है, या बराबर में रख के काट दीजिए। यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल ही है और यहाँ पर भी हर जगह होता है। 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए
27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। क्लियर है? देखिए क्रय x के रूप में है और विक्रय 27। क्लियर? यदि लाभ 35% हो तो x का मान बताए। लाभ कब होता है? जब कोई वस्तु बेची जाती है तो उसको लाभ होता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य 27 है यहाँ पर, और इधर परसेंट में है 35% का लाभ। चलिए 135%। क्लियर है? देख सकते हैं आप। तो एक साइड में हम यहाँ पर क्या करेंगे, 35% का लाभ, इधर हमारा विक्रय मूल्य 27 आया है, इधर 35% का लाभ। तो मैंने क्या किया, परसेंट की 2 जीरो लगाई इधर। 135 दुनिया होता है 270। एक रेशो की वैल्यू आ गई 20। एक रेशो की वैल्यू आ गई 20, अर्थात विक्रय से विक्रय काटा जाता है तो क्रय मूल्य आता है, और यहाँ पर क्रय मूल्य x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो x का मान पूछा है, तो ये हो गया हमारे x का मान 20। चलिए देख लीजिए, बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। वह संख्या ज्ञात करो जिसे 15-19 के अनुपात के पदों से घटाया जाए तो 3-4 का रेशो प्राप्त हो जाता है। तो देखिए 3-4 का रेशो कैसे प्राप्त होगा। देखो, अगर मैं यहाँ से 5 घटाऊँ 15 से तो 10 रह जाएगा, और 10 किसी भी संख्या से 3 बार नहीं घटता, छोड़ दीजिए। 2 घटाए 13, 13 भी नहीं कटेगा। 3 घटाए 12, 12 घट जाएगा। 4 तिये 12। 4 घटाए 15 में से 11, 11 नहीं कटता। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो घटाई जाने वाली संख्या है, ऑप्शन सी इज राइट, 3। तो घटाई जाने वाली संख्या होगी हमारी 3। देखिए डायरेक्ट आप ऐसे बता सकते हैं, और आप इसको हल करके भी देख सकते हैं। देखिए ये वाला तरीका, 15/19 और घटाने पर 3/4। देखिए डबल क्रॉस मल्टी का अंतर, ये क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे ऐसे। 15 चौक 60, 19 ते 57, 3 का अंतर हो गया, और यहाँ के अंतर से इसको भाग कर दीजिए। 4 और 3 का अंतर 1, 1 से इसको काटेंगे 3, तो घटाई जाने वाली संख्या है 3। देखिए ये दूसरा मेथड है, ये पहला है, मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ। मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है। देखिए 100 में जोड़कर लिखेंगे। मीता की आय सीता की आय से, सीता की आय 100 है तो ये 125, 100 में जोड़ेंगे 225 हो गई है। क्लियर? छोटा करेंगे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 25 चौक 100, 25 नंबर 225। क्लियर? तो सीता की आय मीता की आय से कितना प्रतिशत कम है? मीता की आय से 9 से ये कितना कम है? 5 कम है। क्लियर? अब 5/9 होता है, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 55.55% होता है। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखने में तो यह क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसको टेक्निकल तरीके से अगर आप करें तो सेकंडों में ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, दो दी गई संख्याओं का जो भी HCF होता है तो वह HCF वाली संख्या उन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करेगी, और उन्हीं दोनों संख्याओं का वह HCF कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए आप, क्वेश्चन इसी पॉइंट पर आधारित है। जब विभाजन विधि से दो संख्याओं का HCF की गणना करते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा नंबर जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे या उन संख्याओं का HCF हो। तो देखिए अंतिम विभाजक 2 होता है। देखिए विभाजक HCF को कहते हैं, HCF को ही विभाजक कहते हैं 2, और क्रमिक भागफल पहले से अंतिम तक क्रम से 2, 4 और 2 है। तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। देखिए दोनों संख्याओं को ज्ञात करेंगे। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 2 आ जाए तो वही हमारी दोनों संख्या है।
तो देखिए 12 16 का HCF क्या आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 आता है, तो 2 नहीं है। 18 और 40 का फैक्टर ये HCF कितना आता है, 2 आता है। ये 18 और 40 का HCF 2 आता है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी इज राइट। तो देखिए वे दो संख्याएं 18 और 4 है। अब देखिए 16 20 का HCF देखेंगे 4 आता है, और 20 व 24 का HCF देखेंगे इसका भी 4 आता है। तो हमारा HCF 2 किन संख्याओं का आया है, 18 और 40। अतः वह दोनों संख्याएं 18 और 40 हैं, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है, बहुत ही आसान और सिंपल शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 29 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की गति से चल रही है। देखिए विपरीत दिशा में, जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलती है ऐसे, तो उनकी चालें जुड़ जाती है। और तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति की रेलगाड़ी में सवार एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। देखिए जो धीमी गति वाली ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा है, उसको वह तेज गति वाली रेलगाड़ी उसको पार कर लेती है आदमी को। तो जब आदमी को पार करती है तो वह अपनी दूरी को पार करती है। कितने सेकंड में पार करती है अपनी दूरी को, 6 सेकंड में पार करती है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताए, बस लंबाई निकालनी है। लंबाई यानी कि दूरी, और दूरी आप जानते हो दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। तो विपरीत दिशा में चलती हुई दो रेलगाड़ियों, तो उनकी चालें आपस में जुड़ जाती है। देखिए यहाँ पर 29 और 25, ये हो गया 40 50 54 हो गया। ये 54 की चाल होगी। 29 और 25 को अगर हम जोड़ा है तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होती है। अब आप जानते हैं 54 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 में कन्वर्ट करें तो 18 तिये 54, 5 तिये 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वह 6 सेकंड में उसे पार करती है। तो देखिए 15 गुणा 6, तो अपनी दूरी को पार कर लेती है। 15 छिक्का 90, तो रेलगाड़ी की लंबाई 90 मीटर है। ये रहा, बहुत सिंपल और आसान आपके लिए। अब हम नया क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 8। देखो 53,240 रुपये की राशि 3 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, वह इतनी टोटल जमा की जाती है 3 वर्षों में का मतलब 3 वर्ष बाद। तो इसका मतलब ये अमाउंट राशि हो गई। अमाउंट राशि का मतलब हो गया मिश्रधन, और मिश्रधन होता है मूलधन जमा ब्याज। तो ये मिश्रधन बराबर मिश्रधन हो जाएगा, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, ये हो गया हमारा मिश्रधन। अमाउंट लिख देंगे यहाँ पर, अमाउंट 53,240 रुपये, और इधर अमाउंट परसेंट लिखेंगे, इधर परसेंट में। कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है। अब जब हम 100% में CI चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट जोड़ेंगे तो वो अमाउंट परसेंट बन जाता है। देखिए 1 साल की 10% है, 3 साल की चक्रवृद्धि ब्याज 33.1% होता है, 2 साल की 10% की दर से 21% होता है, 3 साल का 33.1 होता है, 4 साल का 40.61 होता है। तो चलिए आप देख लीजिए, ये 10 तिये 30, 33.1 हम इसमें जोड़ेंगे। क्लियर, 33.1%। अब आप कहेंगे सर ये 33.1 कैसे होता है, 10% की दर से 3 साल तक 33.1 कैसे होता है। चलिए ये भी दिखाते हैं हम आपको कैसे बनता है, देख लीजिए। देखो सबसे पहले ये हम बनाना सिखाते हैं आपको कैसे बनता है। 100 पर 10 बढ़ाएंगे, 110/100 3 साल तक, 110/100 बनाना सिखा रहे हैं हम आपको। ये 110/100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कटे, 1 0 से 1 0, 11 11 3 बार करेंगे, 1331/10, 10 से भाग करेंगे। ये 100 से कितना अधिक है, ये 33.1 बन गया, 33.1। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 133.1 हो जाता है।
तो देखिए ऐसे ये बनाया जाता है, और भी बनाने के इसके कई सारे तरीके हैं। तो बट आपको बस ध्यान रखना है कि अगर 10% की दर आ रही है, समय 3 वर्ष है, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका होगा 33.1। अगर समय 2 वर्ष है तो 21% होता है। तो यहाँ पर 133.1 लिखेंगे परसेंट में। अब देखिए ये 4 बार घटेगा, 3 चौक 13 चौक 52 और 31 चौका 124, ये पूरा 40 बार कटा, 0 लगाई। अब देखिए एक अंक छोड़कर दशमलव हटकर यहाँ आ जाएगा और परसेंट की 2 जीरो ये आ जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह मूलधन राशि थी 40,000 रुपया। ये आ गया ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 40,000 रुपया मूलधन राशि। देखो ऐसे इसको आसान बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, और इसको आसान बनाएंगे सिंपल तरीके से। कुछ कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय, देखिए औसत मासिक आय एस रुपये है, अन्य श्रमिकों की टी रुपये है। यदि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 गुना है, देखिए इनसे ये 11 गुना है, ठीक है, संख्या है ये। अब जैसे कि आप जानते हैं वो योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, ये आप जानते हैं वो योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। ये अगर हम देखें औसत हमारा एस है और संख्या हमारी 11 है, तो ये आगे कृषि श्रमिकों का योग 11s हो जाएगा ये। फिर यहाँ अन्य श्रमिकों की संख्या 1 है, औसत ये टी है, टी कम टी हो जाएगा ये। क्लियर। अब ध्यान दीजिए सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय, देखिए एवरेज औसत निकालना है, योग बटे कुल पदों की संख्या आ जाएगा, औसत बराबर सभी का योग बटे कुल पदों की संख्या, 11 ये 1 ये 12 हो जाएगा। चलिए देख लीजिए आगे हमारे क्वेश्चन का आंसर 11s प्लस टी बटे 12, 11s प्लस टी बटे 12, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। देखो उनमें 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध पाए गए। देखो यहाँ पर 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, इनमें 2% मत अवैध थे, तो 98% वैध थे। क्लियर। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का, इन वैध वोटों का 75% थे। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, बराबर। ये जो 75% वोट थे ये 9261 के बराबर थे। ये क्लियर। तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करो। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया और क्वेश्चन फिनिश। अब देखिए 25 के 75 छोटा करेंगे, 25 चौक 100, 25 के 75, 25 चौका 100। इसको और छोटा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 से 49 बार काटा मैंने ये। अब देखो ध्यान से देखो, इसको सिंपल हो जाएगा ये। 3 तिये 9, 9 ढाई 90, 2 बचा, 9 दूनी 18, 8 9 9 81। क्लियर। अब 49 से इसको काटेंगे, 49 दूनी 98, 4 49 गम 49, 21 बार कट गया ये 49 से। अब हमारा गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 21 में गुणा करेंगे, 21 अट्ठे 168 और 2 जीरो ये 16,800। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 16,800। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 11। 250 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर को देखा जाता है। देखो यहाँ पर हमारा ये चोर होगा और 250 मीटर की दूरी से पुलिस ने चोर को देखा। पुलिस ने चोर को देखा। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगा तो चोर भी आगे की ओर भागने लगा। तो चोर की गति बताई है 16 किलोमीटर पर आवर और पुलिस की गति बताई है 20 किलोमीटर पर आवर। तो चोर के पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भागा, ये चोर कितनी दूरी तक भागा, ये यहाँ से हमें बताना चोर कितनी दूरी तक भागा। जैसे पुलिस से चोर को भागते हुए आगे जाके पकड़ेगी, ऐसे
पुलिस चोर को भागते हुए ऐसे आगे जाके पकड़ेगी ऐसे। तो यहाँ से चोर कितनी दूरी तक भागा ये हमें बताना है। तो सीधा सा है, सिंपल तरीका। दोनों के फर्स्ट टाइम में दोनों के बीच की दूरी का अंतर था 250 मीटर, क्लियर। और दोनों के बीच चाल का अंतर था 4 किलोमीटर। इसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा चाल का अंतर हो गया 4, क्योंकि एक ही दिशा में जब दोनों भागेंगे तो चाल का अंतर हो जाता है 4। पूछा है कि चोर कितनी दूरी तक भागा। चोर की चाल क्या थी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, क्लियर। अब देखो इसको हल कर देंगे, दूरी आ जाएगी यहाँ पर 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब आप एक बात देखिए, थोड़ा सा ये भी पॉइंट देखिए, क्योंकि ऐसा करने से आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन जो बारीकी है वो पॉइंट भी आप समझिए, जो बारीकी चीज़ है। क्योंकि ऐसा यहाँ पर बाई मिस्टेक आंसर तो आ जाता है, बस यहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं बच्चे और टीचर भी, बस आंसर समझ जाते हैं, लेकिन जो रियल है क्वेश्चन की वो क्वालिटी समझिए। क्योंकि ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, इन दोनों की यूनिट इक्वल होनी चाहिए तभी हमारा आंसर आता है। लेकिन यहाँ पर ये काट के मल्टी करके दिखा देते हैं, 1000 मीटर आ गया आंसर। ऐसे 4 चौक 16 और 250 चौका 1000 मीटर आंसर आ गया। ऐसे थोड़ा ही ना, इसको एक इक्वल यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद सही प्रॉपर तरीके से 1000 आता है। देखो ये मीटर में है तो ये किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं 5/18। वो बात अलग है कि ये कट जाएगा, लेकिन रूल तो होना चाहिए, मालूम तो होना चाहिए ना। इसको भी 5/18 से गुणा करेंगे। अब देखो ये कट गया, अब ये टोटल मीटर प्रति सेकंड के अकॉर्डिंग चाल होगी, ये मीटर हो गया। अब आ जाएगी दूरी मीटर में, कितनी दूरी तक वो चोर भागा मीटर में, वरना यहाँ किलोमीटर से काट के इसमें गुणा कर देते तो वो गलत तरीका है। क्योंकि जो 4 से ये 16 4 बार कटेगा, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की 250 में गुणा कर देने से थोड़ा ही ना आ जाएगा ये यहाँ 1000 मीटर, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अब 4 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाना पड़ता है, बताकर दिखाना पड़ता है, तब आंसर आएगा। तो ये बिल्कुल सही प्रॉपर तरीका है। अब ये कट जाएगा और 4 से ये कटेगा, क्लियर। तो 25 चौका 100 और 1 0, 1000 मीटर की दूरी पर पकड़ा गया। यानी चोर जब भागा अपने स्थान से तो चोर 1000 मीटर की दूरी तय कर चुका था। तो एक बार और देख लीजिए इसको, बहुत मेन बात है ये। वैसे तो मैं भी आपके सामने ऐसे रख के कर दूंगा कि 4 चौक 16, 250 चौक 1000, बस खत्म। ऐसे नहीं होता। आप देखिए 250 ये मीटर है और इधर इनकी चालों का अंतर है 4 और चोर भागा 16 की चाल से। अब देखिए यहाँ से काटते ही आंसर इसमें रख दे तो वो गलत है, क्योंकि ये मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनकी यूनिट इक्वल करेंगे 5/18 से और इसको भी 5/18 से। अब ये कट जाएगा, अब अधिकार हो जाएगा ऐसा करने के लिए। 4 चौक 16 और अब करेंगे गुणा इसकी 250 चौक का 1000 मीटर। ये तरीका प्रॉपर है, बिल्कुल सही है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। एक क्रिकेट की 64 पारियों में एक निश्चित औसत था। अपनी 65वीं पारी में वह अपने स्कोर से बिना किसी स्कोर के आउट हो गया, यानी 0 पर ही आउट हो गया और इससे उसका औसत रन 2 कम हो गया। देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त ट्रिक है ये। 2 तरह के सवाल आते हैं यहाँ पर। अगर औसत रन में कमी आ जाए, देखो लिख देता हूँ मैं, औसत रन में कमी तो प्लस करना है। अगर औसत रन में वृद्धि आ जाए, ये दूसरा क्वेश्चन बन जाता है वृद्धि, तो माइनस करना है। अब यहाँ पर औसत रन में कमी वाला सवाल है तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा। अगर वृद्धि होती ये वाला। देखो उसने क्या किया, अपनी 65वीं पारी में उसने 0 का स्कोर किया, 0 लिखा मैंने, ठीक है।
जीरो लिख दिया, जीरो स्कोर किया क्योंकि वह बिना किसी स्कोर के आउट हो गया, इसका मतलब 0 रन बनाए, 0 पर आउट हो गया। इससे उसका औसत रन 2 कम हो गया। अब आएगी यह बात 2 रन कम हो गया, कमी के लिए +2। क्लियर? ये जबरदस्त तरीका है, ट्रिक है बहुत ही। 1000 भी सवाल आएंगे, आप ऐसे ही सेकंडों में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देंगे। उसके रनों का नया औसत हमें बताना। तो देखो इसमें 65वीं पारी में वह 0 पर हुआ तो एक पारी पहले वाली की गुना कर देते हैं। इसमें 65 से पहले 64 की गुना कर देंगे तो उसके नया औसत रन आ जाएगा। देखिए 64 दूनी 128 में 0 जोड़ेंगे 128, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 128 आंसर ये रहा। बहुत सिंपल और आसान तरीके से, ज़बरदस्त तरीका है ये, इसको सीख लीजिए। बस इसमें ये पॉइंट 2 ध्यान रखने पड़ेंगे, अगर औसत रन में कमी आ जाए तो प्लस, वृद्धि आ जाए तो माइनस, और इस तरीके से करना है। जितना भी कमी वृद्धि है उसके बाद उसमें एक पारी कम से गुणा करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन डायरेक्ट आ जाता है, हमेशा हमेशा आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर पर 4840 रुपये की राशि हो जाने वाली मूल राशि क्या है। देखिए ये जो 4840 रुपये हो जाता है ये मिश्रधन हो जाता है कितने सालों में? 10% की दर से 2 वर्षों में 10% की दर से 4840 रुपये हो जाता है, तो वह मूलधन राशि बताए। तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन करेंगे, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में करेंगे। ये मिश्रधन हो गया 4840 रुपये, इधर भी हमारा मिश्रधन हो जाएगा जो कि परसेंट में चलेगा, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में परसेंट। 1 साल की ब्याज दर 10% है, 2 साल की CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज दर 21% होगी, और 21% को हम 100 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 121%। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया ये। अब जैसे हम इससे इसको काटेंगे मूलधन राशि आ जाएगी। देखिए 12 चौक 48, 1 चौका 4, 40 बार काटा इसको, परसेंट की 2 जीरो ये लगी तो आ गया मूलधन राशि आ गया। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, मूलधन राशि। तो ये है मूलधन राशि, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 4000 रुपया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, एक्स और वाई एक कार्य को 12 दिनों में और 18 दिनों में कर सकते हैं। देखिए एक्स 12 में और वाई 18 दिनों में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितना टोटल कार्य है जिसको ये कह रहे हैं, इनका एलसीएम लेंगे 36 आ गया। 12 3 36, 18 दूनी 36। एक्स एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, वाई एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। इससे हमें ये मालूम हो गया। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया लेकिन 4 दिनों के बाद, यानी 4 दिनों तक दोनों ने एक साथ कार्य किया। कितना यूनिट कार्य हो गया 4 दिनों तक? एक दिन में 5 यूनिट करते हैं तो 4 दिनों तक 20 यूनिट कार्य हुआ, तो इसमें से 20 यूनिट कार्य घटेगा, शेष कार्य रह गया 16 यूनिट। क्लियर? अब शेष कार्य 16 यूनिट रह गया, वाई ने कार्य छोड़ दिया तो एक्स अकेले शेष कार्य को करने लगा। एक्स एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है एक्स, तो ये शेष दिनों में मतलब शेष कार्य को एक्स ने इतने दिन में किया। पूछा गया है पूरा कार्य कितने दिन में हुआ। 4 दिन तक पहले भी कार्य हुआ था, वो भी जोड़ेंगे इसमें, तो पूरा कार्य आ जाएगा यहाँ से कितने दिनों में हुआ। 3 चौक 12, 16 जोड़ेंगे 28, 12 16 28 होता है बटे 3 दिन। ये रहा पूरा कार्य हुआ 28 बटे 3 दिन। बहुत आसान सरल शब्दों में आपके सामने ऑप्शन डी। देखिए 3 चौक 12, देखिए अगर आप 12 + 16 जोड़े तो ये 28 हो जाता है और बटे में 3। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल इजी और सरल शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, सिंपल और आसान टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन। ये भी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड बहुत ही अच्छे और सिंपल तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे। एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सुरंग बनाने का कार्य ले लेता है और 25 पुरुषों को वहां पर कार्य पर लगा देता है। देखो ठेका लिया उसने 40 दिनों का, कहने लगा मैं आपका कार्य पूरा 40 दिनों में कराऊंगा, तो उसने कार्य पर 25 व्यक्ति लगाए। क्लियर? 24 दिनों के बाद, 24 दिन तक वे कार्य करते रहे। 24 दिनों बाद वह पाता है कि केवल 1/3 सड़क बनी, 1/3 1/3, तो शेष सड़क कितनी रहेगी? 3 में से 1 घटाएंगे 4/3,
सॉरी 3 में से 1 घटाएंगे, 2/3। देखो 3 में से 1 घटाएंगे, 2/3 शेष सड़क रह गई। उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों की और नियुक्ति करनी चाहिए कि वह 4 दिन पहले कार्य समाप्त कर सके। देखो यहाँ पर 24 दिन का उसने काम कर लिया, आगे 40 दिनों में से 24 दिन जैसे काम कर लिया तो आगे के 16 दिन रह गए, क्योंकि 24 और 16 हो जाते हैं 40। अब 16 दिनों में कार्य पूरा करना था, लेकिन उसने कहा कि वह तो 4 दिन पहले ही चाहता है, तो 16 में से 4 घटाएंगे, इसका मतलब 12 दिनों में कार्य कराना चाहता है। तो उसे फिर कितने और मजदूर अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे? पहले लगाए थे उसने 25, उसके बाद 25 में प्लस कितने और आदमी लगाने, ये हमें बताना। तो देखिए 3 से मैंने 3 काटा, 2 6 12, 6 बार काटा, 6 चौक 24, 25 चौका 100, 100 बराबर 25 प्लस m। तो यहाँ से आपको मालूम हो गया 100 में से 25 घटाएंगे 75 और अतिरिक्त उसने आदमी लगाए। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो उसने अतिरिक्त काम पर लगाए मजदूरों की संख्या 75। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने बहुत ही बेस्ट होगा, जबरदस्त होगा। तो चलिए देख लेते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% छूट पर बेचता है। देखिए एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता जो थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आए उसको खुदरा विक्रेता बोलते हैं। तो एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% छूट पर एक सामान बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायती मूल्य पर 10% शुल्क लेता है। खुदरा विक्रेता इसे 4092 रुपये अधिक में बेचता है, यानी कि जब वह उसको खरीद कर ले आता है खुदरा विक्रेता, तो फिर वो उसे इतने रुपए अधिक में बेचता है जिससे उसे 25% का लाभ होता है। मतलब जितना ये अधिक रुपए में बेचा है यही तो उसका 25% लाभ है, ये इसने कह दिया। जितने में उसने खरीदा उससे उसने इतने रुपए ज़्यादा में बेच दिया, अधिक में बेच दिया। तो जितने में खरीदा अगर उससे अधिक में बेचेंगे तो वो लाभ कहलाएगा। तो ये लाभ हो गया हमारा 25% का। 25% का लाभ का मतलब हो गया 1/4। 25% होता है 1/4 बराबर हो गया 4092 के। ये ध्यान दीजिए, ये हो गया क्लियर। तो यहां से वह इस वस्तु को इतने में खरीद लेता है। अगर इसको हम हल करेंगे ये क्रय मूल्य आ जाएगा, खरीद लेता है, जिससे 25 का लाभ होता है। तो व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया था, यानी कि अंकित मूल्य निकालना। अब देखिए कितना आसान छोटा सा सवाल। देखिए वस्तु का अंकित मूल्य है और अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है। 20% की छूट पर बेचता है तो 80% में वह बेचेगा। 80% को हम 4/5 लिख देते हैं, क्लियर। और उस पर वह 10% शुल्क भी लेता है। 10% को हम लिख देते हैं 110/100, 0 से 0, 11/10 लिख देंगे इसको, ये रहा, क्लियर। और फिर इसके वाली बात आ गई है ये, तो अब इसको ऐसे लिखेंगे बराबर 4092 बराबर होगा इसका 1/4, ऐसे लिख देंगे यहाँ, क्लियर हो गया। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में सेट हो गया, क्वेश्चन फिनिश। 4 से 4 काटा मैंने इसको, 11 से मैंने इसे काटा, 11 3 33, 7 11 7 77, 11 दूनी 22, क्लियर। अब मैंने 5 से गुणा कर दी, बाद में 10 से फिर गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, 3 5 3 15, 3 18 और ये वाली 0 भी लगेगी, ये रहा। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य था 18,600 रुपया, ऑप्शन ए। लीजिए आपके सामने बिल्कुल लीजिए, सरल शब्दों में आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, यदि वह उसे 1200 रुपये अधिक में बेच देता। देखो पहले उसने क्या किया, किसी वस्तु को बेचा उसने तो उसे हानि हुई 20% की। जैसे ही उसने उसका रेट बढ़ा दिया, अधिक कर दिया, तो जाहिर है जब रेट बढ़ाएगा अधिक में करके बेचेगा तो कुछ ना कुछ उसे लाभ होगा।
तो जैसे ही उसने 1200 रुपये अधिक में उसे बेचा तो उसे 5% का लाभ हुआ। तो 5% का लाभ यानी कि 1200 रुपये में बेचने से उसने अपनी 20% की हानि भी कवर की और ऊपर से 5% का लाभ भी ले लिया, वरना पहले तो वो 20% की हानि पर बेची जा रही थी। जैसे ही उसने उसका रेट बढ़ाया, 1200 रुपये अधिक में करके बेचा, तो उसने अपनी हानि भी कवर कर ली और अपना लाभ भी प्राप्त कर लिया। तो इसका मतलब 1200 रुपये होता है, 20 की हानि कवर करी, 5 का लाभ लिया, टोटल 25% के बराबर होता है ये 1200 रुपये। क्लियर? और 25% हम लिख सकते हैं 1/4 के बराबर। 25% 1/4 और 4 की गुणा करेंगे, 12 चौक 48, तो उसका क्रय मूल्य था 4800 रुपया। लीजिए, बहुत आसान और सरल शब्दों में उस वस्तु का क्रय मूल्य था 4800। 12 चौक 48, 2 0। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर फिनिश। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लीजिए, चेक कर लीजिए, क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। 2 की घात 2, 3 की घात 5, 5 की घात 3 और दूसरा स्टेप ये है 2 की घात 4, 3 की घात 2 गुणा 5 का HCF ज्ञात कर लिया। देखिए, जब HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, HCF कहलाता है। देखिए, दोनों जोड़ों में हम देखेंगे 2 के पदों का बड़े से बड़ा नंबर जो इन्हें काटे। 2 की घात 2, 2 की घात 4, तो 2 की घात 2 इसको भी काट देगा, तो 2 की घात 2 मैंने कॉमन लिया यहाँ से गुणा। 3 की घात 5 है, यहाँ 3 की घात 2, 3 की घात 2 से ये भी कटेगा और ये भी कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 की घात 2। अब 5 देखेंगे, 5 की 3, यहाँ 5 की घात 1 से ये भी कटेगा, 5 की घात 3 भी कट जाएगा, तो 5 की घात 1। तो ये आ गया हमारा HCF। HCF ऐसे छांटते हैं जब संख्याएं गुणनफल में घात वाली संख्या आ जाए, तो HCF जिसकी घात कम होगी और दोनों या तीनों फैमिली में कॉमन होगी। जैसे ये 2 फैमिली होगी, पहली और दूसरी, इन दोनों में छोटी घात वाला ही कॉमन कहलाता है और वही हमारा HCF बनेगा। 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की 4 है, छोटी घात 2 की घात 2 है, ये ले लिया कॉमन। 3 की 5 है, यहाँ 3 की 2 है, 2 वाला कॉमन आ गया। यहाँ 5 की घात 1 है और यहाँ 3 है, तो 5 की घात 1 वाला कॉमन। तो ये हमारा इसमें से HCF बन जाता है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो ये आ गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, सिंपल और आसान तरीके से आप HCF फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, 90, 128, 144 का एलसीएम बताना है। देखिए, बहुत ही आसान और सिंपल। पहले एलसीएम का तरीका सीखिए। देखिए, 90, 128 और 144 एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, इससे भी और इससे भी कट जाए, तो वह छोटी से छोटी संख्या इनमें मिलेगी, इनमें। तो यहाँ पर हम डिविजिबिलिटी रूल से चीज़ों को आसान कर सकते हैं, अर्थात एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। देखो, सबसे सिंपल सी बात, हमें ये वाली संख्या मिल गई, सरल और साधारण। 90 में हमारा एक अंक 0 है, ये इकाई के स्थान का अंक 0, तो हमें मालूम है और में कहीं भी इकाई का अंक 0 नहीं है, तो आंसर वाली संख्या में भी इकाई का अंक 0 ही मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि जब 90 से काटेंगे तो 0 वाली संख्या से काटेंगे तो उस संख्या के अंत में भी 0 होना चाहिए। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा सीधा सीधा। तो यानी कि अगर हम 90 का डिविजिबिलिटी रूल देखें, 0 से 0 और फिर 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, तो दी गई संख्या का 6 और 7 से 13, 5 18 कट जाएगा, ये 18 इससे। तो ये आसान है हमारे लिए, बिल्कुल इजी। तो इससे हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से पता लग जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसका आंसर बिल्कुल इजी और सरल शब्दों में आप फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम 5760। यहाँ पर हमने डिविजिबिलिटी रूल यूज किया है और सिंपल सा तरीका, क्योंकि हमें क्वेश्चन सोल्व करना होता है, वहाँ ये नहीं दिखाना कि उसको हल करते हुए लाना है, निकालना है, बस माइंड और टैलेंट से कंपटीशन में क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना होता है।
तो ये सब चीज़ें आप पर आनी चाहिए कि कब एग्जाम में कैसे तरीका यूज करें। देखो क्लास में सीखने का तरीका अलग होता है, लेकिन कंपटीशन में जब आप एग्जाम में बैठते हो तो वहाँ बहुत सारे तरीके आप पर आने चाहिए, एक से एक तरीके जो क्वेश्चन को देखते ही आप तुरंत आंसर बता दें, ऐसे तरीके। तो उन्हीं तरीकों का प्रयोग करते हुए आपको एग्जाम देना होता है। लेकिन क्लास में अलग अलग तरीके को सीखने के लिए आपको मेहनत करनी होगी और आप फिर इस चीज़ों को इन्हें सबको आसान करोगे एग्जाम में। तो वही तरीका मैंने यहाँ आपको बताया, आसान हो गया, सिंपल सा आंसर। अब क्वेश्चन आता है 20। दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर हैं, लेकिन उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्ते के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे को अपने मूल वेतन का 80% भत्ते के रूप में मिलता है। मूल वेतन से अलग देखो, भत्ता क्या होता है, जो उसकी टोटल इनकम होती है उसमें से कुछ भत्ते में कट जाता है, कुछ अलग से होम में चला जाता है, कुछ अलग से खर्चा दे दिया जाता है। तो इस तरीके से हम उसको काटने के बाद उसको सैलरी देते हैं, बेस सैलरी देते हैं उसको। उस सैलरी में ये सब जुड़े हुए होते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर यही तो बताया गया है कि उनमें से एक को मूल वेतन का 65% भत्ते के रूप में मिलता है। तो अगर मूल वेतन में हम 65% भी जोड़ ले तो पहले को मिलेगा 165% का टोटल, जो उसका सैलरी होता है भत्ते सहित टोटल 165% है, और दूसरे का है 180। और दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां, ये संपूर्ण वेतन लब्धियां हो गई दोनों की, ये आपस में बराबर होती है। यानी कि 100% में इनके भत्ते को भी जोड़ लिया जाए। जैसे उनकी सैलरी कट पिट के 100% है और उसमें भत्ता इसको मिलता है 65, तो 100 में 65, इसको 80%, तो 100 में 80, 180। और ये इनका संपूर्ण वेतन लब्धियां है दोनों का और आपस में बराबर है। बस यही था इसमें मेन चीज़। तो पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से अनुपात, तो यहाँ पर हम इनके मूल वेतन का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। पहले इसको छोटा करेंगे, रेशो से परसेंट काटेंगे और 5 से काट लेंगे इसको। 5 तिये 15, 5 तिये 15, क्लियर। और 5 से मैंने इसको काटा 36 बार, लेकिन 3 से और घट जाएगा ये, 3 से 11 और 3 से 12, और बराबर में रेशो उल्टा हो जाता है, 12:11, ये आ गया 12:11। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट। ये है उनके मूल वेतन का रेशो एक दूसरे के साथ। क्वेश्चन नंबर 21 आता है, देखिए एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20 की छूट देता है। देखिए अंकित मूल्य पर 20 की छूट देता है तो 80% में बेचता है और अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ कमाता है। देखिए जब अंकित मूल्य पर छूट देता है तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर कमाता है। तो क्रय मूल्य पर कितना लाभ, 44 का 100 में जोड़कर लिखेंगे 144। तो ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे खतरनाक है, अंकित पर छूट देकर लाभ क्रय पर कमाया जाता है। तो 16 नंबर 144, 16 पंजे 80। अब देखिए क्रय मूल्य हो गया, यहाँ पर क्रय लिखेंगे 5 और अंकित मूल्य हो गया हमारा 9, क्लियर, ये हो गया। अब उसने कहा है यदि वह अंकित मूल्य पर ही वस्तु को बेचता है तो लाभ परसेंट बताए। अभी उसने यही विक्रय मूल्य बना दिया। देखिए पहले अंकित मूल्य पर छूट दे रहा था, अब अंकित मूल्य पर छूट नहीं दे रहा, उसी छपे हुए रेट पर वस्तु को बेच दिया। अब उसका विक्रय मूल्य हो गया 9, क्रय मूल्य 5, विक्रय मूल्य 9 हो गया। तो 5 पर 5 की चीज 9 में बेचेगा तो 5 पर 4 का लाभ लेता है। तो 5 पर 4 का लाभ, तो ये हो गया 80%। तो उसको 80% का लाभ होगा और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी 5125 रुपए में एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है। दोनों को खरीदने की कुल धनराशि है 5125 रुपये, जिसमें हॉर्स और कैमेल ने खरीदा। उसने घोड़े को 25 के लाभ पर 100 में जोड़कर लिखेंगे 125% और ऊंट को 20 की हानि पर 80% में बेच दिया। देखो घोड़े को 25 के लाभ पर, ऊंट को 20% की हानि पर बेचा। यदि वह दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचता, इक्वल टू इक्वल लग गया, समान मूल्य पर,
बेचता। हो गया। तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य बताना, इसको छोटा करेंगे। 5 से मैंने इसको काटा 25 बार और 5 से इसको काटा 16 बार, बराबर में रेशो उल्टा हो जाता है 16 रेशो 25। अब देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे, इधर दोनों का टोटल क्रय मूल्य है 5125, इधर दोनों का कुल योग हो गया 41। अब इसने सस्ते जानवर का क्रय मूल्य पूछा है, जिसका रेशो कम होगा वो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य कहलाता है। ये 16 में गुणा करेंगे, 41 से इसको काटेंगे, 41 एकम 41, 10 हो गए 102, 41 दूनी 82, बचेंगे 20 हो गए 205, 41 पंजे हो गया 205, 125 बार कट गया। ये 16 की 125 में गुणा करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 16 पंजे 80, 8 16 दूनी 32, 8 40, 4 16 4 20, ये आ गया 2000 रुपया। तो 2000 रुपया हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त। यह है P@Q बराबर, इसका फॉर्मेट ये दिया है P² + Q² + 2PQ। इसी तरह P#Q का फॉर्मेट ये है P² - Q² - 2PQ। तो 7@2 का मान बताना। तो मैंने यहां लिखा है इसको 7@2 #4, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी। अब देखिए इसकी कंपेयर इससे करेंगे, यहाँ पर P की वैल्यू हो गई 7, Q की वैल्यू हो गई 2, तो यहाँ पर एंट्री भर देंगे, इसका मान आ जाएगा, यानी कि इसका मान आ जाएगा हमारे पास। कैसे देखो, P 7 का वर्ग 49 + 2 का वर्ग 4 + 2 × 7 × 2, कितना हो गया ये देखो, 2 दूनी 4 7 28, 4 32 और 49 जोड़ेंगे, 32 और 49 हो गया 81, ये 81 हो गया। तो ये 81 हो गया अब हमारा। तो 81#4 ये बन गया अब हमारा। अब ये वैल्यू इससे सेट करेंगे, इससे देखिए कंपेयर करेंगे इससे। P का मान 81 हो गया और हैशटैग के बाद Q का मान 4। अब इसमें एंट्री भरेंगे, यहाँ पर देखो P 81 का स्क्वायर करेंगे -Q 4 है, 4 का वर्ग 16 -2 × 81 × 4। अब इसको हल कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर फिनिश। 81 का वर्ग हो गया 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग लिखेंगे 1, 2 एकम 2 28 16 हासिल 1, 8 8 64 और 1 65, ये होगा 6561 माइनस का 16 -4 दूनी 8 एकम 8, 8 8 64, ये हो गया। अब इन्हें जोड़कर घटा दीजिए, 65 61 में से घटा दीजिए, 8 और 6 14 हासिल 1, 5 और 1 6 घटा दीजिए, 11 में से 4 घटाएंगे 7, 15 में से 6 घटाएंगे 9, 14 में 6 घटाएंगे 8 और ये 5, 5897 आ गया। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत आसान और सिंपल तरीके से आपके पूरे मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम बहुत आसान तरीके से कराएंगे।